नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः मेरे चैनल आत्म मंथन पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जनवरी 17, 2023 आप सभी जानते हैं शनि देव ने राशि परिवर्तन किया है। उनके राशि परिवर्तन से वैसे तो सभी 12 राशियों पर इनका प्रभाव पड़ेगा, किंतु मुख्यतः मीन राशि पर जहां की शनि के 7.5 का प्रारंभ हो गया, कुंभ राशि पर द्वितीय चरण में प्रवेश कर गए और तृतीय चरण मकर राशि पर लग गया। ये तीनों वीडियो मेरे डले हुए हैं, आप चाहें तो मेरे चैनल पर उसे देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा 7.5 में इन तीनों राशियों पर, उसका वर्णन आप वहां देख सकते हैं। साथ ही साथ एक और विषय है शनि की ढैया। ये शनि की ढैया वृश्चिक राशि और कर्क राशि पर पड़ने वाली है। तो आज का जो मेरा वर्णन रहेगा वो कर्क राशि के जातकों के लिए रहेगा। कैसा रहेगा कर्क राशि का ये पूरे 2.5 वर्ष का कार्यकाल, जिसमें शनि की ढैया पड़ेगी 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक। कैसा रहेगा ये समय, उसका वर्णन आज मैं अपने वक्तव्य में देने जा रहा हूं। सर्वप्रथम तो मैं एक चीज बता दूं कि मेरा आज का वक्तव्य कर्क लग्न हो अथवा कर्क राशि हो, दोनों पर समान रूप से लागू होगी। तो आप सभी अपनी पत्रिकाओं को बाहर निकाल लें जिनकी कर्क लग्न है और जिनकी कर्क राशि है। किंतु मेरे वक्तव्य से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शनि देव की प्रवृत्ति क्या है। ये समझे बगैर आप शायद शनि देव के इस ढैया और 7.5 के महत्व को पूरी तरीके से ना समझ पाए। देखिए मित्रों, शनि देव सर की हड्डी से लेके पांव के अंगूठे की हड्डी तक जितनी भी हड्डियां हैं शरीर में, इसके कारक हैं। और इन हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां और चमड़ी की एक परत चढ़ी हुई है। हमारे शरीर में जितनी भी वायु हैं, 5 प्रकार की वायु हैं: अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और प्राण वायु। इन 5 वायुओं के कारक भी शनि है। और जब ये वायु हमारे शरीर में भर जाती है तो ये हड्डियों का जो ढांचा है ये खड़ा हो जाता है और इसी को जीवन कहते हैं। हमारे शरीर में एक और चीज है जो माथे से लेके अंगूठे तक बहता है, वो है रक्त। वैसे तो रक्त के मुख्य कारक मंगल है, पर रक्त में होता क्या है? रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहा, और लोहा आ गया तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि शनि देव की प्रेजेंस वहां पे भी है। तो हमारे शरीर के पूरे जितने सर से लेके पांव तक जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये शरीर गतिमान होता है, उन सब पे शनि का प्रभाव आ गया। ये तो हो गया एक विषय। अब दूसरे विषय की तरफ आपका ध्यान ले जाऊंगा। दूसरा ये कि हमारी जो जन्म पत्रिका है इसमें 12 खंड होते हैं जिन्हें हम भाव कहते हैं। इन 12 भावों में से 6, 8 और 12 के कारक शनि हैं। 10 और 11 उनके घर हैं, उनके स्वयं की राशि है। तो यानी 6, 8 और 12, 10 और 11 ये 5 भाव हो गए। अब यदि शनि इन 5 भावों में विराजमान हैं तो ठीक है, अन्यथा किसी अन्य भाव में वो बैठ गए तो एक और भाव हो गया 6, और वहां से अपनी 3 दृष्टि भी डालेंगे तो 6 और 3 9। तो आप ये समझिए कि जन्म पत्रिका है क्या? आपके पूरे जीवन में जो घटनाक्रम होने वाला है, आपका पूरा जीवन कह लें उसे, उसके अंदर 12 में से 8 से 9 भावों पर उनका प्रभाव है। तो आप ये समझ लें कि आपके जीवन में 80% के करीब शनि देव का प्रभाव कुंडली के हिसाब से रहेगा, पत्रिका के हिसाब से रहेगा। एक और विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मित्रों, इसे बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ी काम की बातें बता रहा हूं। देखिए, आप किसी भी व्यक्ति के जीवन को देखेंगे तो उसके पूरे जीवन काल में कम से कम 2 बार शनि की 7.5 आती है। मैं 2 ही जोड़ रहा हूं, 2 आती ही है। अब इन 2 7.5 का मतलब हो गया 7.5 और 7.5 15 वर्ष। इनमें कम से कम 4 ढैया पड़ेगी।
एक ढैया 2.5 वर्ष की यानी 10 वर्ष, 15 और 10 25। अब और देखिए 19 वर्ष का शनि का महादशा होता है। अगर इन सबको जोड़ दें तो 44 वर्ष। आयु कितनी है आज के एक मानव की? किसी भी व्यक्ति की आज की डेट में आयु अगर अपन देखें तो अत्याधिक 70-75, या फिर कोई बहुत जी गया तो 80 वर्ष, उनमें से 44 वर्ष। और मैंने महादशा ही जोड़ी है, अंतरदशा प्रत्यांतर को जोड़ लूंगा तो 50 वर्ष हो जाएगा। किंतु इन 45 वर्षों को अगर 44 वर्षों को अगर अपन मान लें तो करीब करीब जीवन के 70% जीवन पर जो आप जीने वाले हैं, आयु आपकी जो चलेगी 70%, उस आयु में 70% शनि विराजमान रहेंगे। मैं अपने सभी जातकों को जो मुझसे संपर्क में है, जो मुझसे कुंडली का विश्लेषण कराते हैं, अन्यथा जो मुझसे प्रश्न करते हैं कि 7.5 में क्या किया जाए, और जो दर्शक आज मुझसे जुड़ रहे हैं, चाहे वो कर्क राशि के हों और अन्य किसी भी राशि के हों, उन सबको मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि जीवन में शनि का बहुत बड़ा प्रभाव होता है और हर व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, शनि देव की पूजा अर्चना निरंतर रोज करनी चाहिए। और हो सके तो जितनी बार भी शनिवार पड़ता हो, उनमें से जब भी आप जा सकें तो मंदिर जाएं, उनका तेल से अभिषेक करें, दीप बत्ती करें, आरती पूजा पाठ करें और उनके जाप करें। अब मित्रों, मैं अपने मूल विषय कर्क राशि पर आ रहा हूं। इस बार की ढैया कर्क राशि के जातकों को मेरे विश्लेषण के हिसाब से बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार परिणाम देने वाली है। मैं यहाँ पर बहुत सामान्य सादे शब्दों में और आसान तरीके से आप सबको ये समझाने का प्रयत्न करूंगा। ऊपर देखिए दर्शकों, एक पत्रिका का मैंने निर्माण किया है जिसमें 4 अंक लिखा है लग्न में। ये कर्क लग्न की पत्रिका है और मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि कर्क लग्न हो या कर्क राशि हो, दोनों पर मेरा आज का वक्तव्य समान रूप से लागू होगा। तो ऊपर 4 नंबर लिखा है, तो आप देखिए कि शनि का विराजमान होना 11वीं राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि पर वो बैठ गए। तो यहां से अगर आप देख रहे होंगे तो 11 नंबर जो लिखा है, जो 11वीं राशि है कुंभ राशि, उस पर शनि देव ऊपर विराजमान है। अब ये है 8वां भाव कुंडली का। मैंने जैसे कि पहले भी बताया 6, 8, 12 का कारक है शनि के अष्टम भाव में होना। और एक और चीज मैं बता दूं कि इस समय शुक्र का गोचर भी उसी 8वें भाव में हो रहा है। तो शनि के गुरु हैं शुक्र, मित्र हैं, और अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि देव इस समय विराजमान है। एक बात और यहां आपको बता दूं, जैसा कि हमारे ऋषियों ने ये बताया है कि 6, 8 और 12 इसके स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही विराजमान हो जाएं तो वो विपरीत राजयोग लगा देते हैं। तो शनि बैठे कहाँ हैं? अष्टम भाव में। अष्टम भाव में किस राशि पर? 11 नंबर की। 11 नंबर की राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, सबसे प्रिय राशि है उनकी, और वो स्वयं वहां बैठ गए तो विपरीत राजयोग लगा दिया उन्होंने। यानी कि शुभता तो पहले ही थी, शुभता पे और बड़ी शुभता, यानी ये निश्चित तौर पर एक प्रमाण पत्र है कि शनि कुछ विशेष और कुछ खास यहां करने जा रहे हैं। तो अब जब वह स्वयं की राशि में विराजमान है तो वो यहाँ पे अत्यंत बलवान स्थिति में है। हमारे ऋषियों ने, ऋषि भृगु ने, ऋषि पराशर ने वर्णन किया है कि शनि जिस भाव में विराजमान हो जाए, जिस भाव में बैठे हो, उस भाव को अत्यंत बलवान बना देते हैं, वहां पर बहुत जबरदस्त परिणाम देते हैं। तो ये स्थिति गोचर की है, और गोचर जो कर्क राशि या लग्न पे पड़ रहा है वो सामान्य गोचर नहीं है, ये शनि के ढैया का गोचर है। तो कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या बड़ा होगा? तो अष्टम भाव को समझना पड़ेगा। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव से जीवन देखा जाता है, आयु देखी जाती है, कुछ बड़ी घटनाक्रम देखी जाती है। अष्टम भाव रहस्यों का भाव है, अष्टम भाव अंधकार का भाव है, अष्टम भाव
गुप्त विद्या, गुप्त धन, अकस्मात का भाव है। अकस्मात से मतलब एकदम से कुछ हो जाना। अब ये सब जो होगा तो कैसा होगा? जब शुभता है, शुक्र के साथ में है, और हमारे गुरुओं ने जो बात कही है, हमारे ऋषियों ने जो बात कही है, उसको अगर देखें तो यहाँ बहुत कुछ शुभ होने वाला है। तो क्या होगा ऐसा शुभ? क्या चीज हो सकती है? इसका वर्णन अभी करूंगा। देखिए, यहां से जब शनि देव बैठे हैं तो ये तीसरी दृष्टि कहां डाल रहे हैं? 10वें भाव पे। अब आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ऊपर आपको दिख रहा होगा, जो तीसरी दृष्टि इनकी 10वें भाव पे पड़ रही है, यहां पर शनि अति बलवान होते हैं, क्योंकि ये इनका स्वयं का घर है काल पुरुष की कुंडली में। यहां पर इनकी दृष्टि का प्रभाव बहुत जबरदस्त पड़ने वाला है। और बैठा कौन है इसमें? राहु। कुजवत केतु शनिवत राहु, यानी कि शनि के जैसा ही राहु को परिणाम देना पड़ेगा। अब राहु शनि से अलग नहीं जा सकता। राहु और शनि परम मित्र हैं। अब जब शनि यहां पर बहुत जबरदस्त परिणाम देंगे तो ये भाव काहे का है? ये भाव है कर्म क्षेत्र का। कर्म क्षेत्र आपका व्यापार हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, आपके विद्या या अध्ययन या आपकी कोई बहुत बड़ी आकांक्षा अपेक्षा का हो सकता है, आपकी नौकरी का हो सकता है। वो लक्ष्य जिसे आप साध रहे हैं वो प्राप्त हो सकता है, और वो चीज प्राप्त हो सकती है क्योंकि अष्टम भाव से रिलेशन बन रहा है। कुछ अकस्मात, कुछ रहस्यमयी, कुछ खास, और रहस्यों का कारक राहु पर शनि देव की दृष्टि है। राहु भ्रमित करने में माहिर है, और राहु शनि की तरह नहीं है। धीरे धीरे राहु जो करता है एकदम से कर देता है। अत्यंत धनवान बना देना, जिसे कहते हैं धन की वर्षा हो जाना। कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है जीवन में, अच्छा या बुरा कुछ भी ये बहुत ज्यादा कर देता है। किंतु यहाँ पे शुभता का बात आ रही है, आप समझने का प्रयत्न करना। मैं उदाहरण सहित आपको समझा रहा हूं। अभी भी मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि आपके साथ होने क्या वाला है। एक आध भावों का और वर्णन करूंगा, आप स्वयं समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब आप देखिए कि कर्म क्षेत्र यानी कुछ अकस्मात होगा, रहस्यमय होगा, बड़ा होगा, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं वो हो जाएगा। जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और उसका रिश्ता बन रहा है कर्म क्षेत्र से। यानी कि जब आप कुछ करेंगे, बनी बात है, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो कुछ करेंगे, और क्या करेंगे? अब आप इनकी 7वीं दृष्टि पे ध्यान दें। दूसरे भाव पे पड़ रही है। दूसरे भाव पे सिर्फ इनकी ही नहीं, साथ में बैठे हुए शुक्र की भी दृष्टि है। शुक्र काहे के कारक है? शुक्र हैं भोग विलास, शुक्र हैं वैभव के, लग्जरी के, धन संपदा के कारक। जीवन में कुछ शानदार मौज और लग्जरी, ऐशो आराम के जीवन को देने वाला। और शनि है कर्म, काम में विश्वास करने वाला। शनि बिना परिश्रम के कुछ नहीं देते। अब ये जो दोनों की दृष्टि है, इसमें तीसरी दृष्टि एक और जुड़ जा रही है। वो किसकी है? वो राहु की है। अब राहु की 5वीं दृष्टि वहां पड़ रही है। और एक और बात यहां बताना चाहूंगा कि गुरु का गोचर इस समय मीन राशि पर है। 21 अप्रैल को गुरु गोचर करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो गुरु की भी 5वीं दृष्टि उसी भाव पे पड़नी है। गुरु के लिए कहा जाता है कि गुरु जिस भाव में बैठे या जहां दृष्टि डालते शुभता आती है। एक और विशेष बात, राहु अगर किसी का सम्मान करता है, कहीं पे अपना छल कपट और चीजों को नहीं करता है, कुछ बुराई पैदा नहीं करता है, तो सिर्फ गुरु के सामने अपनी हर रहस्यों को, अपनी हर बुराइयों को वो दबाता है। कुछ भी देगा तो अच्छा देगा। अब गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि कहां पड़ रही है? दूसरे भाव पे। ये दूसरा भाव है क्या? दूसरा भाव संचित धन का है। संचित धन से मतलब होता है आपके धन संपत्ति, आपकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, आपके हीरे जवाहरात, आपकी एफडीज, यानी ऐसी संपत्ति जो एक बार जमा हो गई तो हो गई, कहीं नहीं जाएगी। तो ये जो 3 भावों का आपस में मेल हो रहा है, मैं अभी कह रहा था आपको, थोड़ी देर में बताऊंगा, अब आप समझिए। कुछ अकस्मात रहस्यों से बड़ा, बहुत बड़ा होने वाला है। करेगा कौन? 10वां भाव। 10वां भाव कर्म क्षेत्र, यानी आप कुछ ऐसा करेंगे
या आपसे कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपकी सोच तो होगी कि मैं कुछ प्राप्त करूं, कुछ मुझे अच्छा करना है, किंतु अच्छा नहीं, वो सर्वोच्च हो जाएगा। पद, प्रतिष्ठा, मान, कुछ भी बहुत बड़ा प्राप्त हो सकता है, जिसमें धन संपदा की बरसात भी हो सकती है। एक बात और है, शनि और राहु भले जो भी हो, इनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, पर आपका ये जो दूसरा भाव है, ये कुटुंब भाव है। यहाँ पर थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। आपके प्रियजन, बहुत ही जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है, जो बिल्कुल एकदम आपके करीबी लोग हैं, आपको ये भाव वाणी का भी भाव है, आपको अपनी वाणी पर जरूर संयम रखना पड़ेगा। आप अपनी बोलचाल से, अपनी वाणी से कुछ होते हुए बड़े कार्य को, बड़े फायदे को क्षति मत पहुंचा देना। समझदारी का आपको परिचय देना पड़ेगा, अन्यथा योग तो बहुत बनते हैं, पर प्राप्त सिर्फ उन्हें होता है जो विचलित ना हो या अपने लक्ष्य से भटके ना। शनि देव की 10वीं दृष्टि है, वो पंचम भाव पे पड़ रही है। अब ये पंचम भाव काहे का है? पंचम भाव है आपके प्रेम प्रसंग का, आपकी संतान का और आपकी विद्या का। तो एक अच्छी बात यह है, जो लोग विद्या अध्ययन में हैं, जो अपने किसी लक्ष्य को साधना चाहते हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, विद्या से संबंधित किसी रहस्य को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो ज्योतिष का हो, चाहे आध्यात्म का हो, रहस्यों से भरा दृष्टि पड़ रही है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी रिसर्च या विज्ञान में कुछ ऐसा जिसमें आप काम कर रहे हो, कुछ भी जो भी आप अपने विद्या से संबंधित प्राप्त करना चाहते हैं, राहु का संबंध बन रहा है तो जरूर वो विचलित करने का प्रयत्न करेगा, पर आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। पर ऊंचाइयां आपकी बुद्धि बल और आपके चालाकी पर, समझदारी पर निर्भर करेगी। यही भाव प्रेम प्रसंग का भी है। तो जो लोग प्रेम में रहकर विवाह करना चाहते हैं, उनको मेरा आशीर्वाद। उनका विवाह जो बहुत समय से नहीं हो पा रहा था और प्रेम प्रसंग चल रहा था, उनका हो जाएगा। चाहे स्थिति परिस्थिति कैसी भी निर्मित हो, वो विवाह हो जाएगा। किंतु छल कपट जो अपने प्रेम में कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बुरा समय होगा। उनके प्रेमी को जो भी हो, ये पता चल जाएगा कि आप कपटी हो, आप झूठ बोल रहे हो और आपका प्रेम टूट जाएगा। ये भाव मैंने संतान का भी बताया। तो जिनकी संतानें उच्च शिक्षा, उच्च पदों को, नौकरियों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, उन परिवारजनों को भी मैं बधाई दूंगा, क्योंकि अपने बच्चे को ऊंचाइयों पे चढ़ता हुआ वो स्वयं अपनी आंखों से इन 2.5 सालों में देखेंगे। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, और जिन लोगों को इस समय पुत्र रत्न की प्राप्ति की इच्छाएं हैं, अगर वो ये गर्भाधान करेंगे इस समय, तो निश्चित तौर पर उन्हें जो संतान प्राप्त होगी इस समय से 9 और 10 महीने के पश्चात, वो निश्चित तौर पर पुत्र ही होगा। मित्रों, ये एक ऐसा विश्लेषण मैंने आपको दिया है जो शायद ही किसी और गुरु ने या किसी ने आपको अभी तक दिया हो। एक बहुत बड़ा चमत्कारी परिवर्तन हो सकता है आपके जीवन में, किंतु जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण भी अवश्य तौर पे कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने गोचर का इस समय आपको प्रभाव बताया। गोचर का सामान्य तौर पर कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों पर यही प्रभाव पड़ेगा जो मैंने बताया है, किंतु उस प्रभाव का लाभ आप कितना उठा पाते हैं, कितनी चालाकी से उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, ये आपके बुद्धि बल पर निर्भर करेगा, और ये बुद्धि बल आपकी कुंडली डिसाइड करेगी। तो किसी एक अच्छे विद्वान पंडित से अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, और जो लक्ष्य है उसको साधने का प्रयत्न में अपनी पूरी कोशिशें लगा दें। सफलता आपका इंतजार कर रही है, और ये सफलता बहुत बड़ी, इतनी बड़ी जिसकी कल्पना भी आपने नहीं करी है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये जो दुनिया के बड़े नाम हैं वो स्थिति निर्मित हो रही है कर्क राशि। तो आप अगर कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, सोच रहे हैं, तो चालाकी से, समझदारी से, ये नहीं कि एक वक्तव्य सुना और आपने निर्णय ले लिया।
आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो। यदि आपकी कुंडली में शनि शुभ प्रभाव में है, बलवान है, दिग्बली है, अपनी उच्च की राशि में बैठे, कारक हैं, योग कारक है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप अपनी जीवन की उस ऊंचाइयों को छूने वाले हैं जिसकी सोच भी आपने नहीं करी। किंतु अगर शनि यहां कमजोर हैं, नीच के हैं, तो भी शनि आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे। पर निर्भर करेगा आपकी पत्रिका कैसी है, क्या करना चाहिए, किस कदम को उठाना चाहिए, ये आपको कोई ज्योतिष या आपको कोई विद्वान पंडित ही समझा पाएगा। तो अपनी कुंडली का अवश्य तौर पर एक बार विश्लेषण जरूर कराएं। मैंने शनि देव की पूजा से संबंधित, शनि देव के पावर से संबंधित और भी कुछ वीडियो डाले हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि शनि के साढ़े साथी जो कि मीन, कुंभ और मकर पर है, उनके भी वीडियोस मेरे हैं, आप अवश्य देखिए। शत्रु अंता है, विष योग है। एक विशेष बात आपको यहाँ पे बताऊंगा, आप इन सब वीडियो को देखिए। कुछ डिफरेंट दिया है मैंने, कुछ अलग देने का प्रयत्न किया है, आपको अवश्य तौर पर बहुत लाभ होगा। एक और खास वीडियो है मेरा राहु का, अत्यंत धनवान बना देता है, ऊपर फ्लैश हो रहा है आई बटन पे, आप इसे क्लिक कीजिए, देखिए। अगर इन भावों में, ये सिर्फ कर्क राशि के जातकों के लिए नहीं है, ये सर्वमान है, सभी पे लागू होगा, किसी भी राशि के व्यक्ति पर। अगर ये राहु इन भावों में विराजमान है तो आप इस वीडियो को सुनिए, आप देखिए, आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। और यदि राहु की स्थिति शनि का, जो मैं आपको बता रहा हूं, कर्क राशि के और कर्क लग्न के जातकों को, और राहु भी वहां पॉजिटिव हो जाते हैं, तो आप निश्चित तौर पर बहुत धनवान, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा वक्तव्य कर्क राशि के जातकों को अत्यंत प्रसन्न होने के लिए था। मैंने आज का वक्तव्य, लगा मुझे कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि 2.5 वर्ष का समय अगर छोटा नहीं होता तो बड़ा भी बहुत नहीं होता, और अगर ऐसे प्रयत्न करने हैं तो उसमें थोड़ा समय तो लगता है। तो अपने प्रयत्नों को पूरी शक्ति के साथ लगा दीजिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है, निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगला वीडियो वृश्चिक राशि के जातकों पर, जो कि शनि की ढैया का प्रभाव कैसा रहेगा, वो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, जय महाकाल।